इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जहां पर हमें एक रग्बी टीम दिखाई जाती है जो आज अपना फाइनल मैच खेलने उरुग्वाई से चिले जा रही है। और इनमें से काफी प्लेयर्स बहुत खुश थे क्योंकि वह पहली बार अपनी कंट्री से बाहर खेलने जा रहे थे और कुछ प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट के लिए उन प्लेयर्स के साथ जाने वाले थे। अब आखिरकार इनका प्लेन टेक ऑफ हो गया, पर इनकी उड़ान कुछ ज्यादा लंबी नहीं होनी थी क्योंकि आमतौर पर उरुग्वाई से चिले जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है। पर रास्ते में आती हैं खतरनाक एंडीज की पहाड़ियां जो आगे चलकर हमारे पैसेंजर्स के लिए मुसीबत बनकर खड़ी होने वाली थीं। अब कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ देर बाद सभी को एक भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है जिससे सभी प्लेयर्स बहुत डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाते, प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। अब इस प्लेन के पायलट्स भी इस जहाज को बचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी यह प्लेन एक पहाड़ी से टकराकर 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिसके बाद प्लेन का अगला हिस्सा बर्फ पर स्लाइड करते हुए आगे एक चट्टान से जा टकराता है। जो टकराव इतना भयानक था कि प्लेन की सभी सीट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और कई पैसेंजर्स तो उसमें कुचल कर मारे गए। और अब जो लोग इस एक्सीडेंट में बच गए थे उन्होंने खुद को संभाला और फिर प्लेन में मौजूद बाकी लोगों की मदद की, जिसके बाद कुछ लोग जल्दी से पायलट्स के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। पर इसी दौरान उन दोनों पायलट्स की भी मौत हो गई। उनके चारों ओर खून ही खून था, पर सबने एक दूसरे को शांत करने की कोशिश की, जिसके बाद जल्दी ही रात हो गई और तापमान तेजी से गिरने लगा। इसीलिए वह ठंड से बचने के लिए प्लेन का पीछे वाला हिस्सा बैग्स और लाशों से ढककर खुद अंदर छुप जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस हादसे से गहरे सदमे में थे, पर दूसरों ने उन्हें जैसे तैसे सहारा दिया। पर जब सुबह होती है तो यहाँ 3 से 4 और घायल पैसेंजर्स ठंड से ही मर गए थे। अब बाकी बचे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर दूर दूर तक उन्हें सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही दिखाई देते हैं। खैर, अब यह सभी प्लेन में मौजूद सभी सामान और सीटों को बाहर निकालते हैं ताकि प्लेन के अंदर सभी के सोने की जगह बन सके। जिसके बाद उन्होंने सभी घायल लोगों को बाहर धूप में लिटाया ताकि वह कुछ अच्छा फील कर सकें। और इन्होंने सभी के सामान की जांच की और जो भी उन्हें खाने पीने का सामान मिला उसे इन्होंने एक अलग सूटकेस में रख दिया। जिसके बाद ये सभी डेड बॉडीज को प्लेन से दूर ले जाकर उन्हें बर्फ से ढक देते हैं ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके। और जब इन्हें यहाँ से कोई रेस्क्यू करने आए तो यह उन बॉडीज को अपने साथ ले जा सके। और अब जब चीजें थोड़ी सुलझ जाती हैं तो ये थोड़ा आराम करते हैं और थोड़ा खाना खाते हैं। पर यह सब लोग जानते थे कि यह खाना इनको तब तक चलाना होगा जब तक इनके पास कोई मदद न पहुंचे। लेकिन इसी बीच उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है तो यह सब जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इनका प्लेन व्हाइट कलर का था और यह एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां चारों तरफ व्हाइट स्नो और बर्फ मौजूद थी। कुछ समय बाद रात हो गई और यह सभी प्लेन के अंदर छुपकर सो गए और ऐसे ही इनकी दूसरी रात भी गुजर गई। अब अगली सुबह यहाँ पर नांदो नाम के एक लड़के को होश आ जाता है जो प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश था। लेकिन होश आते ही वह जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है और उसे गले से लगाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। अब यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स कोशिश करते हैं कि बर्फ पर सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए ताकि रेस्क्यू टीम ऊपर से इन्हें देख सके। तभी एक और प्लेन इनके ऊपर से गुजरा तो इन लोगों ने शीशा चमकाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और इन सबको लग रहा था कि शायद उस प्लेन ने इन्हें देख लिया है और अब बहुत जल्द वह इन्हें यहाँ से लेने आएंगे। लेकिन इंतजार करते करते एक रात और गुजर जाती है और कोई इन्हें बचाने नहीं आता। अब अगले दिन उन्हें याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरीज थीं और शायद उन बैटरीज की मदद से प्लेन का रेडियो सिस्टम चलाया जा सके। इसीलिए अब वह प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कांच और लेदर से गूगल्स बनाए और फिर प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल पड़े। जब वह थोड़ी दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे वाली जगह बर्फ की वजह से दिख ही नहीं रही और शायद इसी वजह से अब तक उन्हें कोई भी रेस्क्यू टीम बचा नहीं पाई। लेकिन तभी वहां पर बर्फ खिसकने लगी और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। अब इसी तरह दिन बीतते गए और 1 हफ्ते बाद इनका सारा खाना खत्म हो गया और वहां पर कोई पेड़ पौधे तो थे नहीं, इसीलिए उन्होंने पत्थरों पर जमी काई खाने की कोशिश की। लेकिन इससे वह और ही बीमार हो गए। तभी नांदो ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे लाशों का मांस खाना पड़ा तो वह खा लेगा। और इसी बात पर सब लोगों के बीच बहस छिड़ गई। समय के साथ उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि वे जूतों के लेस और जो कुछ भी मिलता उसे खाने लग गए। पर भूख के कारण अब यहाँ नांदो की बहन की मौत हो गई। अगले कुछ दिनों तक ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी, पर सभी प्लेन में छुपकर अपनी जान बचाते रहे। पर 21 दिनों तक सब भूख के मारे पागल से होने लगे तो आखिरकार बाकी लोगों ने उन्हें लाशों का मांस खाने की इजाजत दे दी। फिर वह बाहर गए और कांच से मांस काटकर खाने लगे। आखिरकार सिर्फ 5 लोग ऐसे बचे जिन्होंने नरभक्षी बनने से बेहतर मरना सही समझा। फिर अगले दिन दूसरों ने लाशें दूर जाकर
काटनी शुरू की, जिससे बाकी लोगों को तकलीफ न हो। अब इसी दौरान इन्हें बर्फ में दबा एक सूटकेस मिला, जिसके अंदर से एक रेडियो निकला। फिर उस रेडियो से इन्होंने एक एंटीना बनाया और रेडियो पर खबरें सुनी, जिस पर उन्हें पता चला कि सरकार ने उन्हें ढूंढने के लिए कई हेलीकॉप्टर्स भेजे, पर वह सभी उन्हें ढूंढने में नाकाम रहे। इसीलिए अब उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, जिसे सुनकर सभी का हौसला टूट गया और जिन्होंने मांस खाने से मना किया था, अब उन्हें भी मांस खाना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। जिसके बाद हिम्मत करके 3 लड़के प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़े और थोड़ी ही दूर उन्हें प्लेन का कुछ टूटा हुआ मलबा और कुछ लाशें मिली जो प्लेन क्रैश में नीचे गिर गई थीं। जिसके बाद वह आगे बढ़े, लेकिन बर्फ की फिसलन और बर्फीली हवाओं ने उनका सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। रात को इन्होंने जब सोने की कोशिश की, पर चारों तरफ बर्फ का तूफान था और जब वे अगली सुबह उठे तो वे जिंदा थे, पर उनकी अब हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसीलिए अब वे प्लेन के मलबे में बैठकर नीचे आ गए। इन सबको खाली हाथ देखकर सब उदास हो गए। जिसके बाद उस आखिरी आदमी ने भी इंसानी गोश्त खा लिया। दिन गुजरते गए और ये लोग मुश्किल से अपने आप को 17 दिन तक जिंदा रख पाए। लेकिन बुरी बात यह थी कि पिछले 5 दिनों से मौसम बहुत खराब था। सभी लोग प्लेन के अंदर चिपक कर बैठे थे कि अचानक एक बड़ा तूफान आया और प्लेन को बर्फ से भर दिया। अंदर मौजूद सभी लोग बर्फ के नीचे दब गए। जो लोग ऊपर थे वे बहुत ज्यादा घबरा गए, लेकिन खुद को संभाल कर उन्होंने बर्फ खोदकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया। सब लोग वक्त पर निकल आए, मगर एक औरत ज्यादा नीचे दब गई थी और दम घुटने की वजह से मर गई। अभी सब इस गम से निकले ही थे कि एक और तूफान आ गया और सब दोबारा बर्फ के नीचे दब गए। यह तूफान इतना शिद्दत वाला था कि कुछ लोग फौरन मर गए। अंदर फंसे लोगों ने जल्दी से एक सुराख बनाया ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। कुछ घंटों के बाद सबने हिम्मत जुटाई और 8 लाशों को एक कोने में रख दिया। दिन 18 तक यानी 2 दिन बर्फ के नीचे ही गुजर गए और सब भूख से परेशान हो गए। अब जिंदा रहने का एक ही रास्ता बचा था कि लाशों का गोश्त खाएं। लेकिन मुश्किल यह थी कि वे लाशें उन्हीं के अपने लोगों की थीं, इसलिए कोई भी उन्हें खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह देखकर नूमा नाम का एक लड़का गुस्से में आ गया और प्लेन की खिड़की तोड़ने लगा। इस दौरान शीशा उसके पांव में घुस गया, मगर वह रुका नहीं। 2 दिन की कोशिश के बाद उसने बर्फ में सुराख बना लिया और सब लोग बाहर निकल आए। बाहर आते ही सब बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सब लोग प्लेन को बर्फ से निकालने लगे। नुमा ने महसूस किया कि उसके पांव का जख्म अब दर्द नहीं कर रहा था, क्योंकि बर्फ ने उस जख्म को सुन्न कर दिया था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बर्फ खोदता रहा। सूरज निकल आया था, इसलिए बर्फ खोदना आसान हो गया और कुछ घंटों में प्लेन बाहर निकल आया। अब सबने सोचा कि प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढा जाए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया ताकि गर्मियों का मौसम आ जाए और चढ़ाई आसान हो जाए। दिन गुजर गए और अब 24 दिन के बाद मौसम कुछ बेहतर हो गया था। जो लोग पहले तलाश में गए थे उनकी तबीयत अब भी खराब थी। चलना तो दूर, वह मुश्किल से हिल भी नहीं पा रहे थे। इसी दौरान एक बुरी खबर आई। कोको के फेफड़ों में पानी भर गया था। सबने कोको को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसे नहीं बचा पाए और वह मर गया। कुछ देर बाद उसकी बॉडी को दफना दिया गया और उसका लिखा हुआ लेटर संभाल कर रख लिया गया। 2 और दिन गुजरे और 26 दिन बाद ग्रुप के 4 लोगों ने चढ़ाई करने का फैसला किया। ये 4 थे, रोबर्टो, टिनटिन, नूमा और नांडो। अब वे प्लेन की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद नूमा अचानक गिर गया। जब उन्होंने देखा तो उसके पांव के जख्म का इन्फेक्शन फैल चुका था। उन्होंने नूमा से कहा कि वापस लौट चलो, लेकिन उसने मना कर दिया और अकेले ही नीचे लौटने का फैसला किया। जब वह प्लेन के पास वापस आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो देखा कि उसके दोस्त प्लेन से बर्फ हटा रहे थे। अगले दिन वे 3 लोग भी वापस आए और यह खुशी की बात थी कि उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया था। प्लेन के अंदर उन्हें बैटरीज के अलावा और भी बहुत सा सामान मिला। प्लेन से उन्हें कपड़ों के ढेर, रम की बॉटल्स और सिगरेट के पैकेट्स मिले। उन्होंने बैटरीज को रेडियो में डालकर बाहर की दुनिया से रब्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला, यानी उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इधर नूमा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इन्फेक्शन अब उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। प्लेन का खाना भी खत्म हो गया था और सब लोग फिर से इंसानी गोश्त खाने पर मजबूर हो गए। नुमा ने खाना पीना छोड़ दिया ताकि बाकी लोगों के लिए थोड़ा और बच सके। कुछ लोग दोबारा प्लेन के पिछले हिस्से की तरफ गए। इस बार उन्हें वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिससे उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बना लिया। फिर रेडियो पर उन्होंने खबर सुनी कि क्रैश को पूरे 58 दिन हो चुके हैं और हुकूमत अब आखिरी मिशन भेज रही है। ये सुनकर ग्रुप में बंटवारा हो गया। कुछ कहने लगे कि अब रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी बोले कि शायद कोई हमें देख भी न पाए। उस रात नूमा की हालत और बिगड़ गई। मरने
मरने से पहले उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी लाश खाकर तुम सब जिंदा रहना। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें थम गईं। सबकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मजबूरी में किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद रोबर्टो, टिनटिन और नांदो ने मदद की तलाश में निकलने का फैसला किया। सिर्फ एक स्लीपिंग बैग और थोड़ा सा खाना लेकर उन्होंने कसम खाई कि चाहे जान चली जाए पर पहाड़ पार करके चीले तक जरूर पहुंचेंगे। दिन में चढ़ाई, रात को एक ही स्लीपिंग बैग में सिमट कर ठंडी रात काटना, ये उनका रोज का सिलसिला बन गया। कई दिन लगातार चलते रहे। आखिरकार जब वो एक ऊंची चोटी तक पहुंचे तो सामने और भी बड़े बड़े पहाड़ देखकर उनका हौसला टूटने लगा। खाना बहुत कम बचा था। टिनटिन ने अपना खाना रोबर्टो और नांदो को देकर वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि खाना कम था और सफर ज्यादा। अब ये दोनों आगे बढ़ते रहे। 10 दिन चलने के बाद रोबर्टो और नांदो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बर्फ कम थी और उन्हें एक साफ पानी की नदी भी मिली। अब ये दोनों वहीं से पानी पीने लगे। इसी वक्त उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखाई दिया जो नदी के दूसरे किनारे पर था। दोनों जोर जोर से मदद मांगने लगे, लेकिन पानी के शोर की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पेपर फेंका जिस पर रोबर्टो और नांदो ने अपनी कहानी लिख दी। वह आदमी कागज लेकर हुकूमत तक पहुंचा और रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया। उसने रोबर्टो और नांदो को अपने घर ले जाकर भोजन कराया। जल्दी ही रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच गए। ऊपर फंसे लोगों ने भी यह खुशी की खबर सुन ली और रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। जल्दी ही रेस्क्यू टीम आई और प्लेन क्रैश के 72 दिन बाद सबको बचा लिया गया। इसके बाद उन्हें शहर लाया गया और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तथा उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ। वहां सबने एक दूसरे की मदद की, नहाया धोया और अलग अलग बिस्तर मिले। लेकिन उस रात भी सब साथ ही सोए, क्योंकि ट्रॉमा अब तक उनके दिल से नहीं निकला था। अंत में मालूम होता है कि प्लेन में कुल 45 लोग थे, जिनमें से केवल 16 ही बच पाए।